मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। इस बजट से आम जनता के साथ साथ बाकी सभी सेक्टर्स को काफी उम्मीदें हैं। आम जनता को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर सकती हैं। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर के भी बड़ा ऐलान होने की कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लग रहे हैं कि वित्त मंत्री आगामी बजट में कैपिटल गेन टैक्स पर बड़ी राहत दे सकती हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि बजट में सरकार कैपिटल गेन टैक्स को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर सकती है और इससे आपको क्या फायदा होगा। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पेटीएम के सामने अब क्या दोहरा संकट आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आगामी बजट में कैपिटल गेन टैक्स, जिसे शॉर्टकट में एलटीसीजी कहा जाता है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार आगामी फुल बजट में अचल संपत्तियों जैसे कि रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स के लिए जो कैलकुलेशन की होल्डिंग पीरियड है उसमें बदलाव कर सकती है, उस पर विचार चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम एलटीसीजी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। एलटीसीजी एक शॉर्ट फॉर्म है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का। इनकम टैक्स की वेबसाइट के मुताबिक पूंजीगत संपत्ति के ट्रांसफर करने पर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर कैपिटल गेन नाम का टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल गेन से हुई इनकम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी, शेयर, गोल्ड वगैरह की बिक्री से होने वाले फायदे पर लगता है। सरकार आगामी बजट में प्रॉपर्टी बिक्री से हुए फायदे यानी एलटीसीजी की अवधि में बदलाव कर सकती है। मौजूदा समय में 24 महीने या उससे कम समय तक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री से होने वाले किसी भी तरीके के पूंजीगत लाभ को शॉर्ट टर्म फायदा माना जाता है। वहीं लिस्टेड शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए होल्डिंग अवधि की जो सीमा है वो 12 महीने है। लेकिन सरकार अब रियल एस्टेट के कैपिटल गेन टैक्स के होल्डिंग पीरियड में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सुझाव दिया गया है कि 12 महीने से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति को लॉन्ग टर्म संपत्ति माना जाए, जिससे ये शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड के बराबर हो जाए। हालांकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पूंजीगत लाभ दोनों के लिए टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। संपत्ति पर दीर्घ अवधि के कैपिटल टैक्स गेन की दर 20% है, जिसमें महंगाई दर के लिए समायोजित करने के लिए इंडेक्सेशन लाभ शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स की ही रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल गेन टैक्स के मामले में एसेट की कैटेगरी और उसे होल्ड करने की अवधि के हिसाब से इन्वेस्टर्स को काफी कंफ्यूजन रहता है। सरकार निवेशकों की इस परेशानी को समझ रही है और इसे दूर करने के लिए बजट में उपाय का ऐलान कर सकती है। अगर सरकार कैपिटल गेन टैक्स को आसान बनाने और राहत देने पर विचार करती है तो उससे शेयरों के निवेशकों समेत विभिन्न एसेट के निवेशकों को फायदा हो सकता है। साल 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री से हुए 1 लाख रुपए से ज्यादा के फायदे पर 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया था और इंडेक्सेशन के फायदे को खत्म कर दिया था। मौजूदा नियमों के हिसाब से 1 साल से कम समय के लिए किसी लिस्टेड शेयर को होल्ड करने पर 15% टैक्स देना पड़ता है। इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी लिस्टेड शेयर को किसी निवेशक ने खरीदने के साल भर के अंदर अंदर बेच दिया तो उस पर होने वाले मुनाफे पर उसे 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। वहीं साल भर से ज्यादा रखने के बाद और अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनेगी। टैक्स पेयर्स को कई तरह के एसेट क्लास में निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर आप सीधे शेयरों में निवेश करते हैं तब तो कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनती ही है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी या डेट में निवेश करने पर भी कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। वहीं गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी जैसे एसेट क्लास पर भी कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी बनती है। हालांकि कैपिटल गेन टैक्स की कौन सी कैटेगरी लागू होगी उसकी अवधि और लिमिट एसेट क्लास के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। आपको बता दें कि शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या बढ़कर करीबन 10 करोड़ हो गई है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। 2004 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एलटीसीजी को खत्म करके सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स यानी एसटीटी लगा दिया था। उनके इस फैसले की बहुत तारीफ हुई थी, मगर बीजेपी ने साल 2018 में फिर से एलटीसीजी टैक्स लगा दिया और अभी शेयरों को 12 महीने के बाद बेचने और उससे होने वाले कुल प्रॉफिट पर 10% का एलटीसीजी टैक्स लगता है। अगर 12 महीने से पहले किसी शेयर को बेचा तो मुनाफे पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है।
टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सरकार को शेयरों पर LTCG से बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो रही है। असेसमेंट ईयर 2018-19 में सरकार को इससे महज 1222 करोड़ रुपए मिले थे। 2019-20 में बढ़कर ये 3460 करोड़ रुपए और 2020-21 में 5311 करोड़ रुपए आय जो थी वो LTCG से हुई। बजट में संभावित ऐलानों को लेकर हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले भी हम खर्चा पानी के 860वें, 874वें और 877वें एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं कि आने वाले बजट में किन तबके के लोगों के लिए किस तरीके के ऐलान देखने को मिल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बहुत डिटेल से हमने कवरेज की है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक और खबर की चर्चा कर लेते हैं। पहले से ही संकट से जूझ रही पेटीएम के सामने दोहरी मुसीबत आ गई है। सबसे पहले झटके की बात कर लेते हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, उसे मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बहुत बड़ा झटका दिया है। सेबी ने कंपनी को प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। 15 जुलाई को जारी चेतावनी में सेबी का कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में इसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस किए, लेकिन ना तो ऑडिट कमेटी की मंजूरी ली गई और ना ही शेयर होल्डर्स की। सेबी ने जिन 2 ट्रांजैक्शन में नियमों का पालन नहीं करने को कहा है वो 324 करोड़ रुपए और 36 करोड़ के हैं। सेबी का कहना है कि ये काफी गंभीर मामला है। सेबी ने कंपनी से आगे से सावधान रहने को कहा है। सेबी का कहना है कि अगर आगे कभी ऐसा हुआ तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पेटीएम को इस साल 31 जनवरी को आरबीआई से बहुत बड़ा झटका लगा था। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगा दी थी। पेटीएम को दूसरा झटका दिया है जापान के निवेश बैंक सॉफ्ट बैंक ने। पेटीएम की पेरेंट कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है सॉफ्ट बैंक ने। सॉफ्ट बैंक को पेटीएम में अपने निवेश पर करीबन 15 करोड़ डॉलर रुपए में ट्रांसफर करें इसको तो 1254 करोड़ रुपए का लॉस उठाना पड़ा है। जून के शेयर होल्डिंग डेटा के मुताबिक SVF इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। इससे पहले भी सॉफ्ट बैंक पेटीएम से दूरी बनाता रहा है, हमें दिखता रहा है। नवंबर 2022 से लेकर पिछले महीने तक सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम के शेयर बेचे हैं। साल 2021 में पेटीएम में सॉफ्ट बैंक करीबन 18.5% हिस्सेदारी रखे हुए था। बता दें कि साल 2017 में सॉफ्ट बैंक ने 197 कम्युनिकेशंस में कई किश्तों में करीबन 1.5 अरब डॉलर, जो आज की तारीख में 12,538 करोड़ रुपए बनते हैं, इस रकम का निवेश किया था। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।